2023 की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ हुई उन लोगों के लिए जो छोटी बचत योजनाओं में बचत करते हैं, निवेश करते हैं। सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना को छोड़ दीजिए तो सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर बढ़ चुकी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज की दर 8% हो गई है। ये पहली खबर थी जिससे 2023 की शुरुआत हुई और जो निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सरकार की डाक खाने की बचत योजनाओं में, बैंकों की बचत योजनाओं में निवेश करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर थी। लेकिन इसके अलावा दुकानें और भी हैं, बाजार और भी हैं। शेयर बाजार है, कमोडिटी का बाजार है, प्रॉपर्टी का बाजार है। कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो एक एक कर एक बाजार में चलते हैं। पहले चलते हैं शेयर बाजार में। शेयर बाजार के लिहाज से साल 2022 मिला जुला रहा। 2022 में अधिकतर समय शेयर बाजार पर दबाव रहा। विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली करी। हालांकि उनके सामने मोर्चा लेते रहे छोटे घरेलू निवेशक और संस्थागत निवेशक, यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड। साल खत्म होने से पहले सेंसेक्स और निफ्टी ने एक बार फिर से नई ऊंचाई को तो छुआ, लेकिन अगर पूरे साल का रिटर्न देखें तो वो बामुश्किल 4% रहा। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैप 16 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। मार्केट कैप बढ़ने का मतलब कि जो उनकी वैल्यूएशन थी कंपनियों की, वो बढ़ गई। सर, अब शेयर बाजार की तैयारी करनी है। मान लीजिए आज 2 जनवरी है, मैं तय कर रहा हूं कि इस साल मुझे शेयर बाजार में पैसा लगाना है। किस तरीके से तैयारी करें? शेयर बाजार के बारे में यही दिलचस्प बात है जो हमें समझना जरूरी है। पूरे साल हम शेयर बाजार को लेकर इतनी खबरें सुनते हैं, इतने हाई इंटेंसिटी स्टॉक आपको बताए जाते हैं, मल्टी बैकर्स बताए जाते हैं, दिन भर चर्चा होती है। ऐसा लगता है जैसे कि शेयर बाजार हमेशा एक ही दिशा में मूव करता है। लेकिन पिछले साल का आंकड़ा आप गौर से देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न 3 से 4% के आसपास रहा। यानी अगर आपने जनवरी की शुरुआत में शेयर बाजार में पैसा लगाया होता तो बामुश्किल आपकी पूंजी बची होती। अगर आप पूरे साल के आधार पर देखें तो शेयर बाजारों का रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बैंक की एफडी ने दिया। लेकिन इससे ठीक पिछले साल जाइए तो रिटर्न 20% के आसपास था। शेयर बाजारों का यही चरित्र है जो आपको ट्रेडर से इन्वेस्टर बनने की तरफ प्रेरित करता है। अगर आप ट्रेडर के तौर पर शेयर बाजार को देखेंगे तो इस बड़ी पिक्चर को समझ नहीं सकते। और इसे समझाने के लिए ताजे 3 साल हमारे लिए सबसे बड़ी नसीहत है, जिसमें एक साल शेयर बाजार का रिटर्न 20% होता है, दूसरे साल शेयर बाजार का रिटर्न 14% होता है, और तीसरे साल वो 4% पर आ जाता है। वैसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें ना शुभम, तो किसी भी साल में 2008 और 2020 के जो 2 एग्जीगरेटेड ईयर्स हैं उनको अगर आप निकाल दें, क्योंकि 2008 गिरावट का एग्जीगरेटेड ईयर था और 2020 पीक का एग्जीगरेटेड ईयर था, तो किसी साल में भी एवरेज शेयर बाजार अपने पीक से 14 से 15% करेक्ट होता ही है। जो उसका पीक लेवल होता है वहां से नीचे आता है। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो शुभम ने कहा कि आप जनवरी से शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो आप ये बड़ी पिक्चर ध्यान रखें कि शेयर बाजार टेस्ट मैच है और हम उसे आमतौर पर आईपीएल के खेल की तरह खेलने की कोशिश करते हैं। हम उसमें 20 बालों में सेंचुरी बनाने की कोशिश करते हैं। और वो शेयर बाजार टेस्ट मैच है, लंबे और टिकाऊ खिलाड़ियों का खेल है। हम यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ आपको ये बताने वाले भी लोग होंगे कि 1 साल पहले उन्होंने बहुत कमा लिया, और वो ये बताने वाले भी लोग होंगे या नहीं बताने वाले भी लोग होंगे कि 1 साल में उन्होंने कितना कमाया। तो यहाँ से शेयर बाजार की प्लानिंग अगले साल बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि बहुत सारे हेडविंड्स हैं, बहुत सारे दबाव हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव शेयर बाजार में हैं। तो ध्यान रखिए शेयर बाजारों के चुनाव में, ये ध्यान रखिए कि 1 साल के रिटर्न से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। 1 साल का शेयर बाजार का खेल निवेश का खेल नहीं है। ट्रेडिंग का खेल तो 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का। यदि शेयर बाजार में लंबे समय का निवेश करना है तो बाजार में घुसने का ही बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो भी शेयर 20% के रिटर्न पर थे वो अब आपके वैल्यूएशन लेवल करेक्ट होकर यहां खड़े हैं जहां से आप बाजार में घुस सकते हैं। लेकिन 2023 बेहद खींचतान भरा, उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। बहुत सारे आयाम हैं जिस पर पिछले हफ्ते में चर्चा की थी, वो सारे आयाम यहाँ लागू होते हैं। महंगाई की दर ऊंची रहेगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5.5 से 6% के आसपास रहेगी। तो इस साल मार्केट ज़्यादातर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि फ्लैट रहने वाला है। अगर इस साल बाजार आपको पिछले साल के बराबर भी रिटर्न दे दे, 4 से 5% भी रिटर्न दे दे, अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तो वो बाजार का स्वाभाविक सामान्य स्वभाव माना जाएगा। इसलिए बाजार की तैयारी इस समझ के साथ कि यहाँ से लंबे दौर के सफ़र के लिए निकलना है। चलिए, शेयर बाजार के कमरे से बाहर निकलिए, बाजार से बाहर निकलिए और चलिए म्यूचुअल फंड की दुकान पर। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 2022 का साल मिला जुला रहा। म्यूचुअल फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, लेकिन म्यूचुअल फंड में सिप बंद करने वालों की संख्या 30% बढ़ गई। साथ में शेयर बाजार की अनिश्चितता की वजह से नवंबर के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में होने वाले निवेश में 76% की भारी गिरावट देखने को मिली। डेट म्यूचुअल फंड की बाजार में अच्छी मांग रही, क्योंकि वो बैक्ड होते हैं बचत के निवेश से।
ऐसे निवेश विकल्पों से जो सुरक्षित हैं, जिनमें जोखिम नहीं है, वहां अच्छे रिटर्न थे, तो डेट म्यूचुअल फंड वालों की दुकान अच्छी चली। सर 2023 कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों? और ज़्यादा पेचीदा। लोग म्यूचुअल फंड को आसान मानते हैं, पर म्यूचुअल फंड दरअसल शेयर बाजार से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा जटिल है, जो हमें इस साल दिखाई दिया। अगर इस साल आप अलग अलग फंड की क्योंकि म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज अलग अलग हैं, अलग अलग की स्कीमें अलग अलग तरीके के स्टॉक्स में निवेश करती हैं, तो इस साल अगर आप प्रथम दृष्टया ऊपर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न बेटर रहा, जिसमें कि जो टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड बाजार के हैं, जिनकी सूची हमारे पास आती है, वो या तो हाइब्रिड हैं या लार्ज कैप फंड हैं। लेकिन यहाँ से कई सारे ऐसे फंड्स, कुछ स्मॉल कैप फंड्स थे जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। पर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के रिटर्न में यही बुनियादी फर्क है कि सारे फंड ना तो एक जैसा रिटर्न देते हैं, भले ही वो एक जैसी कैटेगरी में काम करते हों, और ना एक जैसा परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ से आपको अपने पोर्टफोलियो को नए सिरे से देखने का वक्त है। अगर आपके पास समय हो तो इस सप्ताह के अंत में अपना कैश स्टेटमेंट निकालिए, अपने फंड्स को देखिए, तमाम मनी 9 के म्यूचुअल फंड सेंट्रल कार्यक्रम को गौर से देखिए, जानने की कोशिश करिए। हमारी हेल्पलाइन में सवाल पूछिए कि क्या आपका म्यूचुअल फंड उन टॉप 20 या 25 म्यूचुअल फंड में है जिन्होंने पिछले साल स्टॉक मार्केट में 4% की गिरावट को ये 4% के रिटर्न को बीट किया है अपनी कैटेगरी में। और अगर आपका म्यूचुअल फंड उसमें है तो आप शेयर बाजार से बेहतर परिस्थिति में, और अगर वैसा नहीं है, शेयर बाजार से ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है, तो फिर आप अपनी निवेश रणनीति पर विचार करिए। पर यह बेहद महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमने ऐसे भी स्टॉक्स देखें, ऐसे भी म्यूचुअल फंड देखे हैं इस साल जिनके रिटर्न 15% और 16% के आसपास रहे, और ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने निवेशकों को निराश किया है। शेयर चुनना आमतौर पर ज़्यादा आसान होता है म्यूचुअल फंड चुनने की तुलना में, क्योंकि शेयर बाजार में आपको समझने के लिए उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड के चुनाव में फैसला आप नहीं कर रहे होते, एक फंड मैनेजर कर रहा होता है, और उसका फैसला कभी सही होता है और कभी गलत भी होता है। तो अब दोबारा नए सिरे से म्यूचुअल फंड की पैमाइश करिए। अगर आप निवेश शुरू करते हैं तो एसआईपी शुरू करने का हमेशा अच्छा वक्त है, नहीं तो दोबारा पलटकर अपना निवेश देखिए, और मनी 9 की हेल्पलाइन में आकर आप सवाल भी पूछिए। चलिए, अंशुमान जी ने हेल्पलाइन का जिक्र किया। कल आपको बता दूं, कल बीमा से जुड़ी हेल्पलाइन है। कल बीमा से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो, हेल्थ इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे, ट्रेवल इंश्योरेंस पे, कार इंश्योरेंस पे, बीमा की दुनिया का कोई भी सवाल, हेलो मनी 9 पे आइए, मेरा सवाल है, अपना सवाल पूछिए। व्हाट्सएप नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, ईमेल आईडी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। अपना सवाल लिख भेजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर जरूर भेजिए। मनी 9 की टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको एक्सपर्ट के साथ सीधे जुड़वाएगी। बीमा से जुड़े सवालों का दिन है मंगलवार। बुधवार को म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल आप अपने पूछ सकते हैं। चलिए, शेयर बाजार की बात हो गई, म्यूचुअल फंड की बात हो गई, अब चलते हैं तीसरे बाजार में। तीसरा बड़ा बाजार है प्रॉपर्टी का बाजार। 2022 का साल घरों की मांग के लिहाज से बेहतर रहा। एनरॉक की एक हाल में रिपोर्ट आई साल खत्म होने के समय कि 2022 में घरों की बिक्री ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश के प्रमुख 7 शहरों में कुल 3,65,000 मकान बिके, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। कच्चा माल महंगा होने की वजह से घरों की कीमतें 4 से 7% बढ़ गई। जब 4 से 7% उनके लिए बढ़ गई तो खरीदने वालों के लिए और स्वाभाविक तौर पर बढ़ गई। सर, 2023 में घर खरीदना है, खरीदूं ना खरीदूं, क्या करूं? शुभम, प्रॉपर्टी का बाजार आमतौर पर निवेश का बाजार भी होता है, पर इसके साथ आश्रय का, अपने जीवन की ज़रूरत का बाजार भी होता है। तो भारत में प्रॉपर्टी का बाजार, निवेश का बाजार तो बहुत छोटे हाई नेटवर्थ वाले लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खरीदने के लिए। तो शुभम का सवाल है कि खरीदें कि ना खरीदें। प्रॉपर्टी बाजार में जो दिसंबर बीतते में ट्रेंड मिले, जो मोमेंटम हमें दिखाई दिया, जिसका जिक्र शुभम ने किया, ये मोमेंटम शायद इस साल की आखिरी तिमाही तक और जारी रहेगा। इसके बाद आपको अप्रैल से प्रॉपर्टी बाजार में डिमांड और सप्लाई के आधार पर चेंजेस आना दिखाई देंगे, क्योंकि जो कुछ पेंटअप डिमांड थी, कुछ बची हुई सेविंग्स थी, खासतौर से जो बड़े मकान खरीदने वाले थे, उन्होंने बाजार में प्रवेश कर लिया। यहाँ के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर भी हमें दिखाई देने लगेगा हाउसिंग लोन के रेट्स बढ़ने के कारण। तो जिस क्लास के लिए मकान भारत में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, उसके ऊपर दोहरा दबाव दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अगला साल यह माना जा रहा है कि भारत में प्रॉपर्टी रेट्स में करीब 8% की, या मकानों की या फ्लैट्स की रेट में करीब 8 से 9% की बढ़ोतरी और हो सकती है। 3 से 4% की बढ़ोतरी हमने पिछले साल कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण देखी थी। सारा कच्चा माल दिसंबर होते होते महंगा हो गया, चाहे वो सीमेंट हो या वो स्टील हो या बाकी जो हाउस फिटिंग्स हो, इनकी का असर हमें अगले साल और फिर से कीमतों पर दिखाई देगा। तो अगर मकान खरीदना है तो फिर ये तिमाही अच्छी है, नहीं तो इस तिमाही के बाद मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी भी होगी, और इसके साथ कच्चे माल की लागत भी आपको प्रभावित करेगी, और ब्याज दरें तो बढ़ ही रही हैं। और मकानों में, होम लोन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर अब जल्दी कम नहीं होगा। ये 1 साल से 1.5 साल तक आपके सामने बना रहेगा। मकानों को लेकर बाजार का आउटलुक कुछ इस तरीके का है।
तो पीठ इतनी मजबूत है कि महंगा कर्ज ले सकें, बढ़ी हुई ईएमआई चुका सकें, महंगे मकान ले सकें, तो 2023 का साल आपके लिए, वरना साल डेढ़ साल इंतजार करिए। चलिए अब चलते हैं सर्राफा बाजार, सोने चांदी का हाल देखिए। 2022 में गोल्ड और सिल्वर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। 2021 के अंत में सोने का भाव कुछ 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 2022 के अंत तक 55,000 पहुंच गया। आपके सामने ग्राफिक्स है। 14% से ज़्यादा का रिटर्न केवल गोल्ड ने दिया, 11% से ज़्यादा का रिटर्न केवल सिल्वर ने दिया। यानी कि गोल्ड और सिल्वर निफ्टी सेंसेक्स से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न देने के मामले में आगे रहे। सर 2023 में क्या निवेशकों को ऐसे चमकदार रिटर्न फिर से मिलने की उम्मीद है? बने रहे सोने चांदी में? अब आप दिलचस्प बात देखिए कि हमारी चर्चाओं में सबसे ऊपर स्टॉक्स होते हैं, पर एक और कमोडिटी आपके सामने, एक और मार्केट आपको दिखाई देता है जिसने अपने रिटर्न से गोल्ड से स्टॉक मार्केट को बीट किया। म्यूचुअल फंड्स की तस्वीर थोड़ी अलग है, अलग अलग स्कीम का अलग अलग परफॉर्मेंस हो सकता है, और वो भी तब की जबकि साल के शुरुआती महीनों में हमने गोल्ड में उतनी तेज बढ़ोतरी नहीं देखी थी। गोल्ड के लिए ये साल, अगला साल सोने के लिए बेहतर हो सकता है। इसके संकेत हमें बाजार के ट्रेंड से रुख से दिखाई देते हैं। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो सोना अपना निचला स्तर छू चुका है, 49,000 के आसपास का अगर भारतीय मुद्रा में बात करें उसके ऊपर आ रहा है। अभी सोना 55,000 के आसपास है। बाजार में चार्ट बता रहा है कि अगर ये 55,550 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर ये 60,000 के लेवल तक जाएगा। दूसरी चीज़ है कि महंगाई बढ़ने के कारण, दुनिया में निवेश की संभावनाएं सीमित होने के कारण, शेयर बाजार का रिटर्न देखते हुए आपके सामने सोने में निवेश वापस बढ़ने की संभावना है। तो सोना खरीदने के लिए अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो ये कीमतें हालांकि पिछली बार से ऊंची हैं, लेकिन फिर भी सोने में अभी एक अपवर्ड ट्रेंड आने वाले समय में इस साल और दिखाई देगा। लेवल्स क्या होंगे वो बाजार में बदलते रहेंगे, लेकिन यह माना जा रहा है कि सोना अगले साल भी एक अच्छी चमकदार रिटर्न वाला निवेश रह सकता है, चाहे आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो चाहे फिजिकल गोल्ड खरीदते हो। चलिए सर, अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस चारों बाजारों से कोई मतलब नहीं, ना वो प्रॉपर्टी करता, ना वो गोल्ड, ना म्यूचुअल फंड, ना शेयर बाजार, वो तो सिंपल बचत करता है बैंकों में। और हमारा मनी 9 का सर्वे भी बताता है कि अभी भी सबसे ज़्यादा लोग बैंकों में बचत अपनी रखते हैं। अगर छोटी बचत योजनाओं में रखना है, बैंकों में रखना है, तो सामान्य बचत के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा? यही इस साल का विनर हो सकता है, या इस साल का सबसे बड़ा चैंपियन हो सकता है। शुभम, निवेश के मामले में, पर्सनल फिनांस और फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में एक बड़ा सूत्र है जो हमेशा लोग सुनते हैं बार बार, पर आप शायद ध्यान नहीं रख पाते, कि अगर आप पिछले रुख के आधार पर अगला फैसला करते हैं तो हमेशा नुकसान में रहते हैं। देखिए 2022 में लोगों ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स खरीदे, नेस्डैक कहाँ आकर खड़ा हो गया। 2020 और 21 में हमने बिटकॉइन में लोगों को इन्वेस्ट करते देखा, 2022 में बिटकॉइन की क्या हालत हो गई। तो कभी भी शेयर बाजार में, वित्तीय बाजारों में बाकी सारे निवेश पिछला परफॉर्म अगले रिटर्न की गारंटी नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखें। इस साल फिलहाल बचतों के लिए, बॉन्ड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा साल होने वाला है। भारत में वैसे भी ब्याज दरें अगर पिछले साल निफ्टी सेंसेक्स के रिटर्न को देखें तो उससे ऊपर निकल चुकी हैं। छोटी बचत योजनाओं में बढ़ोतरी हो चुकी। शुभ, हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि साल के अंत तक आपके पास दोनों जो बचत के विकल्प थे, आप शेयर बाजार और गोल्ड में पैसा नहीं लगा रहे हैं तो भी दोनों बचत के जो विकल्प थे, एक तो सरकारों की जो छोटी बचत योजना है और जो बैंकों के डिपॉजिट है, उन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। और वो कम से कम फिलहाल जो आपके दिमाग पर छाए हुए शेयर बाजार है उनसे तो ज़्यादा बेहतर है, उनसे तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न है। और अगले साल शेयर बाजारों में कोई चमत्कारिक उतार चढ़ाव ना हो और एकदम रिटर्न 15-16% के आसपास ना पहुंच जाए, इसकी संभावना फिलहाल अभी नहीं दिखती। शुरुआत में शेयर बाजार काफ़ी वोलेटाइल हैं, काफ़ी बदलाव हैं। तो अगले साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई में बढ़ोतरी की रोशनी में ये विकल्प चमकता रहने की संभावना है। तो अगर आपने निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखें कि आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, चाहे वो सरकार के बॉन्ड हों या एफडी हों या कहीं से भी बचत स्कीमें हों या छोटी बचत स्कीमें, उनमें इस साल आप अपना निवेश थोड़ा बढ़ा सकते हैं। शेयरों के चुनाव में और म्यूचुअल फंड के चुनाव में तो आपको अलग से अपने वित्तीय सलाहकार की सहायता लेनी पड़ेगी। पर यह साल छोटी बचतों का अच्छा साल हो सकता है।